बड़ी एक तसलसल है जिसका आगाज़ मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ पीटीआई के कुछ लोगों के लिए कि इनके कुछ चवल वज़ीर हैं, चवल वज़ीर जो चवलें मारते हैं ना, जिनको पता कुछ नहीं होता और बेतुकी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जो बातें वहाँ कहीं और इस अंदाज़ में कहीं कि जैसे शायद वो कोई बहुत बड़े इंकशाफात कर रहा है, और ये कह के कि वो बार बार दोहराता रहा, पढ़ता रहा कि ये फ़लाँ JIT में ये लिखा है, और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत का नाम भी लिया, हमारे और मुख्तलिफ जो दोस्त पार्टी के अहदेदारान हैं, अरकान असम्बली हैं, उनके नाम लिए। और जब कल मुर्तज़ा वहाब ने, नासिर शाह ने, सोहेल अनवर सयाल ने वो JIT जिसका वो कई महीने से मुतालबा कर रहा था कि इसको पब्लिक किया जाए, वो आपसे शेयर की और आपके सामने उसको पब्लिक करने का ऐलान किया। और पीर के रोज़ वो इंशाअल्लाह ताला फॉर्मली होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आ जाएगी, लेकिन मैंने देखा कि आपके मीडिया के कई दोस्तों के पास शायद वो मौजूद थी और आप लोगों ने अपने चैनल्स में उसको चलाया भी है। उस JIT में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का या हमारे किसी भी रुकन असम्बली का नाम नहीं है। अली जैदी ने कोई मनगढ़ंत किस्म के डॉक्यूमेंट्स हवा में लहरा कर असम्बली के ज़रिए पूरी कौम से झूठ बोला और कैरेक्टर असैसिनेशन की हमारी लीडरशिप की, हमारी पार्टी की, और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मुझे नहीं पता उस पर उसका जवाब क्या है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी शर्म-ओ-हया होती तो वो पहले तो इस पर माफ़िया मांगता कौम से, अरकान असम्बली से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से और उन तमाम लोगों से जिनके उसने नाम लिए थे। लेकिन ज़ाहिर है कि PTI में अगर शर्म-ओ-हया होती तो ज़ाहिर मुल्क के हालात नहीं होते। हमें उनसे तवक्को भी नहीं है, वो ढटाई के साथ कोई नया झूठ बोलेंगे। मेरा नाम भी उसने लिया और फिर वो एक रिपोर्ट किसी SP की थी, उसकी बुनियाद पर कहा कि जी मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं कहा उसने, फिर मेरे भाई का नाम लिया। मेरा ख्याल है कि मैं वो बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैंने यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी वजाहत के साथ मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी। मैंने सूबाई असम्बली में खड़े होकर बात की थी और मैंने स्पीकर साहब से ये गुजारिश की थी कि आप अपोजिशन के मेंबर्स पर एक कमेटी बनाएं जो मुझ पर या मेरे भाई पर लगे हुए इल्ज़ामात की तहकीकात कर लें। अपोजिशन के मेंबर्स बनाएं, हमारा कोई मेंबर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो तहकीकात कर लें। मैंने CM साहब से भी गुजारिश की थी और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये मुतालबा किया था कि उस रिपोर्ट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो सही हैं कि गलत हैं। अगर सही हैं तो मेरे भाई के ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं कटी उस वक्त? आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे होता है, SHO हो, SSP हो, तो अगर उसे पता चले कि कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो उसका काम रिपोर्ट बनाना नहीं है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं बनाता वो। उसका काम ये है कि वो FIR करे और उस आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उसको गिरफ़्तार करे। और ये भी पुलिस के रूल्स में है कि बुज़दिल आदमी पुलिस फोर्स में नहीं होना चाहिए। तो जिस SP ने ये रिपोर्ट बनाई थी या तो झूठी रिपोर्ट है या वो बुज़दिल है। अगर वो बुज़दिल है, उसने इस डर से नहीं बनाई कि जी सईद गनी है, सेनेटर है, उसका भाई है, UC का चेयरमैन है, तो मैं FIR कैसे करूँ, मैं कैसे उसको गिरफ्तार करूँ। तो इसको पुलिस के डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए। ये पुलिस के लिए मिसफिट है, अनफिट आदमी है। उसने ये रिपोर्ट बनाई है, उसकी भी मैं तफसील बता चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि पुलिस ने ज़रूर उसको वेरिफिकेशन में डाला होगा, कुछ किया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिटन में भी दरख्वास्त की थी और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि उस वक्त जब AD ख्वाजा साहब IG थे और ये रिपोर्ट जब एक अंग्रेज़ी अखबार में छपी जिसमें मेरा नाम नहीं था, मेरे भाई का नाम नहीं था,
मैंने उस वक्त भी आईजी को ख़त लिखा था कि ये मेरे इलाके चनेसर गोड के मुतल्लिक़ एक अखबार में ख़बर छपी है और उसमें ये कहा गया है कि कुछ सियासी लोग मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। बराए मेहरबानी आप बताइए वो कौन लोग हैं ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवा सकें मिलकर। ये मैंने ख़त लिखा था मार्च 2018 में। और फिर जब उस पर कुछ नहीं हुआ तो गालिबन अप्रैल में मैंने या मई में मैंने दोबारा रिमाइंडर भेजा आईडी ख्वाजा को। और मैंने जब इससे पहले, इस रिपोर्ट से भी पहले, जब मंशियात थोड़ी सी बढ़ गई थी इलाके में, तो सुल्तान ख्वाजा DIG ईस्ट, मुश्ताक महर एडिशनल IG कराची और सोहेल अनवर सियाल वज़ीर दाखिला, इन तीनों अफराद को मैंने जाकर ख़ुद शिकायत की मिलकर कि मेरे इलाके में मंशियात का काम बढ़ गया और पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही। अब एक तरफ मैं शिकायतें कर रहा हूँ, एक तरफ मैं IG को ख़त लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ ये साहब फरमा रहे हैं कि जी हम सरपरस्ती कर रहे हैं मंशियात पर। और वहाँ का बच्चा जानता है, शायद आज भी मेरे घर की दीवारों पर कई जगहों पे गोलियों के निशान मौजूद होंगे, जो वहाँ के मुख्तलिफ गिरोह मेरे घरों पर रोज़ाना फायरिंग करते रहे, निशान मौजूद होंगे। तो अगर जिन लोगों से लड़ते रहे, जो फायरिंगें करते रहे, जिनकी मैं शिकायतें करता रहा, उनकी सरपरस्ती का भी उस पर इल्ज़ाम लगे, तो इससे बड़ा गोंडा मज़ा का खेज मैं समझता हूँ कोई वाक़या हो नहीं सकता है। और ये इस झूठे और चवल अली जैदी को भी पता है कि जो वो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह की बातें करूं गैर जिम्मेदाराना। जिस तरह की वो करता है उसके मुतालिक जितनी चीज़ें हैं, कुछ आपको कादिर पटेल साहब बताएंगे और कुछ मैं ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उस पर उठा कर ले जाऊँगा। और आपको अंदाज़ा होगा कि एक दिन TV प्रोग्राम में इसी अली जैदी ने यह इल्ज़ाम लगाया सिंध हुकूमत पर कि जो इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, सिंध हुकूमत उनसे पैसे ले रही है लोगों से। मैंने कहा भाई कोई एक आदमी बता दो कि जिससे पैसे लिए हों। तो उसने कहा जी साइट के सदर को बुला लें, इसके सदर को बुला लें, इसको सदर को बुला लें। मैंने बीच में सिर्फ इतना कहा कि मेहरबानी करें इनको भी सबको बुला लें, साथ में चेयरमैन KPT को भी बुला लें। वो आग लगी है उस आदमी को, वो आग लगी है। मुझे नहीं पता चेयरमैन KPT से क्या इशू है इसका, मैं बताऊँ। ये गालम गलोच तक उतर आया, बाकी तो कुछ छोड़ी नहीं कसर है कि मैंने ये कहा क्योंकि चेयरमैन KPT को बुला लें। चेयरमैन KPT ने कौन सी इसकी दुम पे पैर रखा है, तो मुझे पता है उसके पास कौन से इसके राज हैं जो नाम सुनने पे उसको आग लग जाती है। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से दोबारा उनको कह रहा हूँ, आप सच्चे हो बकौल आपके, मैं झूठा हूँ बकौल आपके। किसी TV चैनल पे तय कर लो, मेरे सामने बैठो। मैं झूठा हूँ ना, मेरे सामने बैठो। तुम सच्चे हो, मेरे सामने बैठो। ये भागता है हर TV चैनल से, कहता है सईद गनी जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। भाई क्यों? मेरे सामने बैठ के इल्ज़ाम लगाओ ना, मैं तुम्हारे मुंह पे बताता हूँ तुमने क्या किया है। इसको तकलीफ़ जो शुरू हुई मुझसे वो जब इसने क्लीन कराची का ड्रामा शुरू किया था और मैं उसके ड्रामे को रोज़ाना बेनकाब करता था। इसने लोगों से पैसे बटोरे मुख्तलिफ इदारों से और कराची के नालों से गंद उठाता था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देता था। उस पर मैंने एतराज़ किया। मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। वही इसको एक नाराज़गी लगी हुई है, चिड़ लगी हुई है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बहरहाल तो मैं इसकी तफसील से मज़ीद कर लूँगा। कादिर पटेल साहब कुछ इस पर बात करेंगे, फिर आपके जो सवालात होंगे उस पर बात। फिर अभी लाइव है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब भाइयों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसे कि सईद ने कहा, मैं दोहराई हुई बात नहीं दोहराऊँगा। कौमी असम्बली में एक बदतमीज़ी का सिलसिला गुज़िश्ता 2 साल से जारी था और उसका हदफ हमारी क़यादत को बनाया जाता था। तो 1.5 साल तक हमने पार्लिमानी रवायात को और अब भी मलूज़ ख़ातिर रखते हुए, लेकिन गुज़िश्ता कोई 6 माह से जिस ज़बान में वो बात करते थे उस ज़बान में जब जवाब देना शुरू किया तो फिर इनकी सफ़ों में बेचैनी पैदा होनी शुरू हो गई, जो उसके गवाह आप लोग सब हैं। फिर ये अपने एक से एक पहलवान बेचते थे, वो पिटता रहा, जो पहलवान बेचते वो पिट जाता। तो इस बार हुआ ये कि जब सप्लीमेंट्री बजट वाइंड अप हो गया और अब वोटिंग होनी थी, तो अचानक से स्पीकर साहब ने इन मौसूफ का माइक खोल दिया
और उन्होंने वो बातें की जो सईद ने बताई, मैं नहीं दोहराऊंगा। हाथ में JIT लहराते रहे, इसका नाम उसका नाम, और मुझ पर भी कई इल्ज़ामात लगाए। ज़ाहिर है मैं जवाब देने का हक महफूज रखता था। और जब इन्होंने दिल भर के अपनी बातें कर ली और देश थम्बिंग अपने इर्द गिर्द लोगों को बिठा के करा ली, तो मैंने कहा जी मुझे जवाब देने दें, इवन पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे जवाब देने दें। पहले तो दिया नहीं जा रहा था, फिर चलें। जैसे मौका मिला मैं खड़ा हुआ, मैंने एक जुमला भी कहा था, मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो बच्चों का खेल है, जब हारने लगते हैं ना कहते हम नहीं खेलते। अब ये उस पे आ गए। चलें अब इनके इल्ज़ामात पे आ जाते हैं। आप तमाम दोस्तों के इल्म में होगा, और शायद ये पाकिस्तान में चंद एक वाक़यात ये हुए होंगे कि जब मैं बाहर गया, मुझे एक मलिर वाली तकरीर के बाद मुअत्तल किया गया, ज़ाहिर है जिसका मैं इकरार करता हूँ मेरी गलती थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि क्योंकि पार्टी क़यादत थोड़ी नाराज़ थी, तो मैं उस ज़माने में बाहर गया। तो जब मैं लंदन में था तो मुझे ख़त मौसूल हुआ पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से कि जी उज़ैर बलोच की तहकीकात हो रही हैं उनसे और आपकी इस सिलसिले में आपसे भी बातें करनी है। जिसको आप इन्वेस्टिगेशन का नाम लें, इसको आप जो भी नाम लें, या सवाल और जवाब का नाम लें, या मालूमाती नशिस्त का नाम दें, जो भी था। तो मैंने उनको लंदन से ही अपने वकील के ज़रिए ये दरख्वास्त की कि आज आप शाम को ये ख़त मुझे दे रहे हैं और परसों सुबह 9 बजे बुला रहे हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपकी इस तहकीकात में ख़ुद शरीक होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे थोड़ा टाइम बढ़ा दें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। और आप सब गवाह हैं कि मैं लंदन से आया, और जब मेरे आने पे कई स्पेकुलेशंस भी हुई, लोगों ने कई बातें सोची समझी, मनगढ़ंत थी। मैंने कहा इस वक्त खामोश रहना चाहिए। वक्त जो है वो बेहतरीन, अमीन और जो है ना इंसाफ करने वाला होता है, और आज वक्त इंसाफ कर रहा है। वो सारे लोग जो उल्टी सीधी बातें करते थे उनके मुंह बंद हो गए। बहरहाल 3 रोज़ तक, 2-3 रोज़ तक, सुबह 9 बजे से शाम 7-8 बजे तक मैंने उन इंटरव्यूज़ का सामना किया, उन सवाल जवाबों का सामना किया। जो भी क्यूरीज थी, जो भी इल्ज़ामात थे, वो सब बातें मैंने पूरी डिटेल से उनके साथ की। आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के। मुझे जाते हुए आते हुए भी आप लोग कवर करते थे, और कुछ दोस्तों ने तो अंदर की बातें भी, हालांकि वो हुई नहीं थी, वो अपने अंदाज में चला दी, चले उनकी भी मेहरबानी। तो इन सारी चीज़ों के बाद 2-3 रोज़ के इस प्रोसीजर के बाद मुझे कहा गया कि जी आप जा सकते। हाँ, अलबत्ता मेरी गैर मौजूदगी में वो डॉक्टर आसिम वाले केस के FIR में, जिसमें MQM के भी लोग थे और सब, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया था। वो केस अभी तक सब जुडिस है, उस पर मैं बात करना नहीं चाहता। उसमें मैं बेल पर हूँ और उसी में मैं जेल गया था। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनको JIT की फ़िक्र हो गई। तो चूंकि मैंने कभी इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, और मुझे पता था जब मैं लंदन से आ सकता हूँ। लोग भागते हैं, आज भी जहांगीर तरीन कहाँ है, वो भागा हुआ है। लोग भागते हैं, और जब मैं आया हूँ और मैंने सामने किया इस चीज़ का, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ऐसे शायद 1 या 2 वाक़यात होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मेरा कॉन्शियस क्लियर था और मैं क्लियर हुआ। लेकिन ये साहब ये समझते थे कि शायद ये अपने जो है ना नंबर स्कोरिंग में कामयाब हो जाएंगे, और अपने अमीरुल मोमिनीन को ये बताएंगे कि जनाब वो आपके सारे घोड़े पिट रहे थे, उनको ऊंधे मुंह फेंक रहा था कादिर, तो मैं जाके देखो कितना बड़ा काम करके आया हूँ। तो लिहाजा मैं आपको बता दूँ, कुछ तफसीलात सईद ने बताई, कुछ मैं बताता हूँ। मैं उसी हल्के से मुंतखब हुआ हूँ जहाँ कराची पोर्ट भी है, जहाँ PNSC भी है, और पूरा पोर्ट एरिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, मेरी पार्टी ने और मेरी आवाम ने मुझे केमाड़ी से MNA बनाया। मुझे हर वो चीज़ पता है, और उस पर अब हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पे एक वाइट पेपर शाया करके देंगे, बाकायदा दस्तावेज़ात के साथ एक वाइट पेपर। लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, और अब जब भी ये मौसूफ बात करें तो उनसे आप ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। वो जो जिस तरह स्पीकर साहब का रवैया गैर मुनासिब था, मेरा माइक बंद करना, वो समझे माइक बंद कर सकते हैं, वो मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। मैं इनको असेंबली में बेनकाब करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि ये झूठ बोल बोल कर इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं।
अब ज़रा इनसे पूछिएगा कि जनाब अली, आप कहते थे सूअर का गोश्त हम नहीं खाते, या सूअर का गोश्त नहीं, पूरे सूअर की बात हो रही है। अब आ जाओ, ये केपीटी यूनियंस, मुख्तलिफ यूनियंस ने नैब को ख़त लिखे हैं, ये उन्हीं के मंदरजात हैं। और सबसे बड़ा वाक़या, ये बहुत बड़ा साइंसदान भी है। कुछ अरसा पहले आपको पता चला था कि केपीटी में से गैस निकली और 10 लोग हमारे हल्के के दम घुटने से मर गए। इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि यहाँ शराब की भट्टियाँ हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए। अब ये भी अजीब बात है, हालांकि केमाड़ी में नहीं है कोई शराब की भट्टी। इसने छापे भी लगवाए। फिर इस साइंसदान ने, आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की कमिश्नर की मीटिंग में, कहा केमाड़ी की ज़मीन से गैस निकलती है, इसलिए ये लोग मर गए। ये आइंस्टाइन है। अच्छा जी, वो कौन सा इलाका है, कहाँ से गैस निकली, क्यों निकली? कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको ये रिपोर्ट जमा करानी। और अब ये मैटर चूंकि लवाहिकीन हाई कोर्ट चले गए, सब जुडिश हो गया है, लिहाजा ये साइंसदान अपनी ये साइंसी रिपोर्ट वहाँ जाकर ज़रूर जमा कराएं, क्योंकि लवाहिकीन ने इन पर दावा कर दिया है मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पर। हाई कोर्ट में वो केस दाखिल हो चुका है। ज़ाती तौर पर ज़रा इनसे ये आप पूछ लीजिएगा कि आप ऑस्टेरिटी का नाम लेकर, बचत, किफ़ायतशारी, सादगी, इसका नाम लेकर हुकूमत में आए, तो जनाब बताइए सबसे पहले कि 24 लाख रुपए का आपने अपना अलग से एक ऑफिस बनवाया कराची पोर्ट ट्रस्ट में, जबकि वहाँ बहुत सारे कमरे मौजूद थे। 20 लाख रुपए आपने अपने उस घर पे रेनोवेशन कराई जो आज तक आप कहते हैं कि ये किराए का घर है। आप मुझे बताएं, किसी की अक्ल सलीम में आता है कि किराए के घर पे 20 लाख रुपए लगवा दें? और 20 लाख रुपए का वो कॉन्ट्रैक्टर अभी भी बिल लेके जगह जगह घूम रहा है, उसको पैसों की पेमेंट नहीं हुई। इनके घर के बाहर सिक्योरिटी के नाम पे कंटेनर है, वो किराए का है, किसी कंपनी का है, कहाँ से आया और क्यों नहीं जा रहा, या इन्होंने खरीदा है, वो ये भी बताएं। पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ऑफिसर रखना सिर्फ चार ओहदों को अलाउ है: सदर, वजीर आज़म, गवर्नर, वजीर दिफा। इन मौसूफ ने नेवी के हाजिर सर्विस अफसर को अपना एडीसी रखा हुआ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी को भी इसका जायज़ा लेना चाहिए। इसके अलावा 20 गार्ड्स नेवी के, रेंजर्स के, पुलिस के अलग। ये है इनकी किफ़ायतशारी, जिस पर ये कल तक हम पे तनकीद करते थे। आगे चलें, इन्होंने एक एमओडी साइन किया है पोर्ट कासम पे 2 बर्थों का एलएनजी की। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी परमिशन नहीं ली, आज की तारीख तक इनको नहीं मिली है। और सुई साधारण गैस की भी परमिशन नहीं ली, और 2 मिलियन उनसे ले लिए, उनके जमा करा लिए। ये भी ज़रूर पूछेगा कि विदाउट प्रायर परमिशन आप ये किस तरह कर सकते हैं। आज़म सूफ़ी साहब को ये $25,000 के पैकेज पे कंसल्टेंट लगाना चाहते थे। अब ये नहीं, इनको शायद ये नहीं पता कि आज़म सूफ़ी, टब्बा साहब और एक्जोन, हम पूरी चेन जानते हैं कि इसका आखिरी में फ़ायदेमंद कौन होगा। अब अहम सबसे बात जिस पर केपीटी चेयरमैन और इनका झगड़ा हुआ, जो सही बताना नहीं, आपको नहीं बताया उन्होंने। केपीटी और मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग को डिजिटलाइज करने का एक कॉन्ट्रैक्ट $70 मिलियन का, $70 मिलियन। ये 2 पार्टीज इसमें आई। एक पार्टी ने $12 मिलियन ऑफर किया और दूसरी ने 70। चेयरमैन केपीटी इस हक में थे कि 12 वाली को दे दिया जाए, और वो 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। ये मौसूफ उस हक में थे कि 70 मिलियन वाली को दे दिया जाए और वो 10 साल में मुकम्मल करेंगे। इसकी वजह से ये झगड़ा बना। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंस खैर अपॉइंट कर लिया तरीक़ाकार बना के, और आप देखें कि अगर दाल में काला कुछ नहीं या काली दाल नहीं है, तो कभी आप सोच सकते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो जो दुबई से एक फ़र्द लाए गए उसकी ज्वाइनिंग अभी केपीटी में नहीं हुई थी। उसकी ज्वाइनिंग से 10 दिन पहले का इनका लेटर मौजूद है कि इस ईआरपी प्रोजेक्ट के पीडी ये साहब होंगे, यानी उसको ख़ास प्लान के तहत लाया जा रहा था। ये झगड़े की वजह बनी केपीटी चेयरमैन की। वो ये सारे कवायफ आपको केपीटी से मिल जाएंगे। अच्छा, ये मौसूफ इससे पहले भी असेंबली के फ्लोर पे लगातार झूठ बोलते रहे
इन्होंने आपको याद होगा, मैंने बाबा बिट की जेटियों पे इन पे कॉलिंग अटेंशन डाला। इन्होंने कहा इसको पता ही नहीं, 3 दिन पहले हम तो परमिशन इशू कर चुके। 10 तारीख को इसने बयान दिया, यानी 3 दिन पहले ये परमिशन इशू कर चुके हैं। तो 7 तारीख हुई, जब हमें वो लेटर मिला तो उस पर 17 तारीख दर्ज थी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अच्छा चलें जी, 2 साल से केपीटी में लीज बंद है। वेस्ट हाफ का 16 नंबर प्लाट जरा आप मालूम करके देख लें, किसको और क्यों लीज करके दिया गया है। 16 नंबर, वेस्ट हाफ 16 नंबर, मुझे उसका सब पता है। जरा आप पूछ लें किसको और क्यों दिया गया है। केपीटी एक्ट में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि बोर्ड का मेंबर वही बन सकता है जो बिलवास्ता या बिला वास्ता पोर्ट एंड शिपिंग से उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट के सारे मेंबर क्या इस अहलियत पर पूरे उतरते हैं? ये सवाल भी ज़रूर पूछेगा, वरना मुझसे जवाब ले लीजिएगा। नाम ले लेके बताऊंगा किस किस का क्या इंटरेस्ट है और पोर्ट एंड शिपिंग में क्या क्या काम करता है और किसका पार्टनर है। आगे चलें जनाब। एक ठेका, पीएनएससी ने एक टेंडर कर दिया कि केपीटी को 2 टग बोट की जरूरत है। चेयरमैन केपीटी ने एतराज उठाया कि टग बोट्स की जरूरत हमें है, तो तुम लोग पीएनएससी क्यों उसका टेंडर कर रही है? वो टेंडर कैंसिल हुआ। केपीटी ने टेंडर किया, 2 टग बोट खरीदे, बोर्ड ने अप्रूव किए, ऊपर भेजा, इन मौसूफ ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा लिया क्योंकि ये पीएनएससी के जरिए लेना चाहते थे। और आज तक इसीलिए पीएनएससी का कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं लगाया जाता, आर्जी तौर पे रखा हुआ होता है, हर वक्त उसको टिकटिकी पे रखा जाता है। और ये जो 2 जहाज खरीदे हैं पीएनएससी ने, जिस पर इस शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुझसे वादा किया कि इसकी इनवाइस आपसे शेयर करूंगा। मैंने कहा कि ये जो 2 जहाज आपने पीएनएससी के खरीदे हैं, इस पर करप्शन की बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा मैं आपसे इनवाइस शेयर करूंगा। कई महीने हो गए, इन्होंने कोई इनवाइस शेयर नहीं की। आगे चले। अच्छा, अब 14 से 16 नंबर बरतें ये प्राइवेटाइज की गई, किसी को दी गई हैं। जरा मालूमात कर लें किसको दी गई हैं, किसका भाई इससे मुस्तफीद हुआ, कोई बोर्ड का मेंबर हुआ, किसी बोर्ड की कंपनी हुई, बोर्ड मेंबर के कंपनी की, बोर्ड मेंबर का कोई कंपनी थी वो मुस्तफीद हुई। ये जरा ये छोटी चीजें नहीं है, पूरी बर्तें हैं 14 से 17 नंबर तक ये बर्तें प्राइवेटाइज की गई। अच्छा जी, आगे चलें। अब जो क्लीन कराची का तो सईद ने बता दिया, ये वो लेटर है जिसके जरिए हर एक एंटिटी को कहा गया है क्या कोई 2.5 करोड़ जमा। अच्छा, ये भी नहीं कि आप मेहरबानी करके हमारे साथ हिस्सा लीजिए, ये हुक्मनामा है कि करोड़ों रुपए दो, और इस तरह सबसे लिए गए हैं। ये कराची को साफ करना है, ये एसएपीटी को दिया गया है, डीप सी पोर्ट को। इसी तरह केआईसीटी, पीआईसीटी, पोर्ट कासम, केपीटी, इन सब से जबरदस्ती करोड़ों रुपए लिए गए और उसका कोई ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की रकम जो तकरीबन 1 अरब को टच कर रही है, ये कहाँ गई, किसके जरिए ठेके हुए, कौन से रूल फॉलो हुए, मशीनरी कहाँ से आई, किसको पैसे दिए गए, नो ऑडिट। आगे चलें जनाब। अब एग्जीबिशंस भी हुई केपीटी में और केपीटी ने उसको फंडिंग की। वो किस एनजीओ ने कराई, वो क्यों हुई, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हमारी रिवायत में ख़वातीन का नाम लेना नहीं आता, और अगर ज़िद की गई, डिमांड रखी गई, तो शायद हमारे मुंह से भी निकल जाए, वरना मैं चाहूँगा कि ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। इनको ज़रूर लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आगे चलें। इन्होंने 2 बिल पेश किए जिसको मैं अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में मैंने रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कि कैबिनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं कैबिनेट होगी। इन्होंने, इन साहब ने पोर्ट कासम और केपीटी के 2 बिल मूव किए हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं, कैबिनेट भी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको कर सकती है। ये बिल मुझे पास करके दो। और आपको मैं अभी से पेशगी इतला दे रहा हूँ कि केपीटी एक्ट में तरमीम कराने की कोशिश की जा रही है थ्रू ऑर्डिनेंस, ताकि इन मौसूफ के हाथ मजीद खुल जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपको मैं पेशगी इतला दे रहा हूँ। अब इन सारी चीज़ों का मैंने एक एक करके जो जिक्र किया है आपसे,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये ऑडिट रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये वाइट पेपर में आएगी और इसमें होश रुबा अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों पे जा रही है, अरबों को क्रॉस कर रही है। ये मैं आपको वाइट पेपर में दूंगा। जब नैब और FIA ने इनको लेटर भिजवाए तो ये देखिए मौसूफ कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। ये चेयरमैन नैब के पास बैठे हैं कि खुदा के वास्ते, अभी क्या चेयरमैन नैब अपोजिशन के किसी मेंबर से मिलेगा इस तरह? हाँ, ये नैब के लेटर्स के बाद ये इनके साथ बैठे हैं और अपनी रुकवाई हुई हैं सारी। लेकिन हम जी ब्लैक एंड वाइट, वो आप उसको कितनी बार भी देखें, ये आदमी ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेगा आपको। ये देख लें, ठीक है। ये अब क्या चेयरमैन नैब हमसे मिलेगा, किसी और से मिलेगा? नहीं। इसके पीछे सारे नैब के वो हैं, मेरे पास दस्तावेज़ात हैं जो मुख्तलिफ तहकीकात चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि इतनी लंबी बात हो जाएगी कि हम इसको वाइट पेपर की सूरत में आपको देंगे। तो अरबों खरबों के इस खेल में, जहां पर कोई चीज भी हराम और हलाल, तो कहते हैं जी सूअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई हम गोश्त वोश्त, सूअर पूरे की बात करो। तो और फिर जब KPT चेयरमैन को इन्होंने हटाया, इर्रेगुलरिटीज ऑफ KPT, असल में मसला ये $70 मिलियन कटा। तो जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने खिंचाई की, तो ना सिर्फ मौसूफ ने अपनी दरखास्त वापस ली, इसको पता था ये रिवर्स होगी इंक्वायरी। तो अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक नाक से लकीर खींचने को तैयार है कि मेरी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा। तो ये अरबों डॉलर के चक्कर थे जिसके पीछे ये हटाए और लगाए जा रहे थे लोग, और कोर्ट ने जिसको ऐसा फैसला दिया कि तारीखी था, और जहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने मौकफ को। और याद रखिए आखिरी बात कि KPT इज ऑटोनोमस बॉडी, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उसमें ये वजीर बार बार बेजा मुदाखलत करता है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं, और अब एक ऑर्डिनेंस का इजरा कराने वाला है। अब इसकी JITयाँ इसके कहने पर तो हो गई पब्लिक, उसमें निकला कुछ नहीं। और मैंने आपको सवालात दे दिए हैं, मेहरबानी करके ये सारे सवालात याद रखिएगा। वाइट पेपर भी आपको दूंगा और इंशाल्लाह आप पूछिएगा भी इससे ज़रूर। अब आप लोग जो सवाल चाहें वो कर सकते हैं। ये बताएं कि जेपी साहब ने इतनी अंधेर नगरी जो मचाई है, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? मानिए ऐसा तो नहीं हो सकता अकेले तो वो, आपने कहा कि सूअर का गोश्त पूरा सूअर है, तो वो घाटा तो होगा किसी। सर ये तो अब खुसरो बख्तियार की सरपरस्ती कौन कर रहा है? वो जो दवाएं चोरी कर गया वजीर, वो भी आज तक वजीर है। वो जो चीनी चोरी कर गया, उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं हुआ। BRT कुछ नहीं हुआ, मलम जब्बा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ एक ही शख्स के जरिए, ये इनकी बड़ी साइंटिफिक चोरी है। ये रोजाना रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं। दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे, ये अरबों खरबों के वो टीके लगाते हैं कि जो किसी की समझ में ना है। और ये समझते हैं हमें भी नहीं आता समझ में, हमें समझ में भी आता है और हमारे पास मौजूद भी है। तो जाहिर है वही कर रहा है, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है। फरमाइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि अली जेडी ने करप्शन की है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि रियासत मदीना का क़याम अमल में आ चुका है। अली जेडी समेत मुराद सईद और दीगर कॉम्पिटेंट लोग हैं जो असेंबली को भी चला रहे हैं और हुकूमत को भी चला रहे हैं। आप एतराज़ नहीं कर रहे? भाई ये UC का इलेक्शन हार गया था या नहीं? यार जो UC का इलेक्शन हार जाए उसको आप वफा की वजीर बना के रियासत मदीना बनाओगे? खुदा को मानो। और मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये KPT की यूनियंस ने खत लिखे हैं नैब को, ये कागजात में मौजूद हैं। ये आप उनसे सवाल पूछे, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इल्ज़ामात नहीं हैं, ये KPT की यूनियंस के खतूत में से मैंने निकाले हैं। और वो चीज़ें मैंने मौके महल पे देखी। मैंने बताया ना 16 नंबर प्लाट का ही पूछ लें, आपने खुद ही 2 साल से लीज पर पाबंदी लगाई हुई है। कैसे लीज हुआ वो, और वो किसका है वो मुझे भी पता है, और वो कितने का है वो भी मुझे पता है। बर्थे कहाँ गई आपकी, टग बोट्स का क्या हुआ, आपके जहाज खरीदे गए, यहाँ तो जहाज के जहाज गरक हो रहे भाई। तो बातें करते हैं झूठे कागज लहरा के। अच्छा, अगर आपके पास इतनी
ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो क्या आप इसको अदालत लेकर जाएंगे? और उसके अलावा एक और किरदार है जो इनके साथ अक्सर वो बेहतर नज़र आते हैं, महमूद मोदी, वो क्या किरदार है? वो थोड़ा उससे आपने गौर नहीं किया, मैंने जिक्र भी उसमें कर गया उनका। मैंने कहा केपीटी एक्ट साफ कहता है कि वो कोई शख्स बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता कराची पोर्टिंग शिपिंग से इंटरेस्ट ऑफ पैसों का इंटरेस्ट हो, कारोबार का इंटरेस्ट हो। ये 14 से 17 नंबर की बर्थों के पीछे जाएं तो भी मिल जाएंगे आपको, अल्लामा मौलवी सारे इन सब चीज़ों में आपको मिल जाएंगे। ये 16 नंबर के पीछे भी आप जाएं तो आलिम दीन और मौलाना अल्लामा मौलवी सब मिल जाएंगे आपको। कादिर पटेल साहब ये बताइएगा, अली जैदी साहब ने अभी ट्वीट किया, वो कह रहे हैं वो किसी इल्ज़ाम को नहीं मान, इस तरह के इल्ज़ाम का जवाब देना नहीं चाहते। आप क्या कानूनी कार्रवाई भी इस हवाले से करेंगे? सर मेरा तो प्रिविलेज मोशन भी बनता है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की है और हम व्हाइट पेपर भी ला रहे हैं, इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। आपने ये जो इल्जाम लगाए हैं कि कौमी असेंबली में आपको मौका नहीं दिया जा रहा है इसके बात करने का, तो क्या स्पीकर के खिलाफ जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कोई मूव करने के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? बिल्कुल, स्पीकर साहब का रोल जो है वो माफ़ी के साथ बहुत हद तक जानिबदाराना हो चुका है और इससे पहले डिप्टी स्पीकर भी यही हरकत कर चुके थे, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, क्योंकि वो बिल्कुल जानिबदार हो चुके हैं, जिसको आप बाकायदा आप लोग भी लाइव देखते हैं। अदा मौलवी ब्या बन अल्लामा बन समझे ना, मौलवी गड गड अल्लामा बन जो वरी वरी तकरीरूं कंदा आहिनि, आस्ते आस्ते सब खणी ईंदो असां इंशाल्लाह। उस बेचारे चे पिद्दी का शोरवा, आपने खुद मेरी वो स्पीच देखी है जब मैं तकरीर कर रहा हूं और पूरी हुकूमत भाग रही है और मैं कह रहा हूं देखो पूरी हुकूमत भाग रही है, भागो। इनका तो वजीर आजम वो जो माइक शाइक रखते हैं ना सारे, उस दिन वो रखे तो अपोजिशन मौजूद थी, खुदा की कसम वो माइक रखे रह गए, वो भाग गया और जब मुझे बोलने नहीं दिया गया और हमने वॉकआउट किया तो ये मालूम करके कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई, तो वो वापस आया है और उसने फिर वही अपनी रियासत मदीना वाली तकरीर भी जारी, फिर मस्खरेपन का भी मुजाहरा किया, बिलावल साहब की भी नकल की। होता इनसे कुछ नहीं है, अब ये हुकूमत से सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं। देखिए इसमें एक मैं इनकी गैर जिम्मेदारी का तो आलम यह है, एक तो उसके बाद झूठी GIT जो आ गई थी जिस पे उसने बकवास की और उल्टी सीधी बातें की, उसकी वजाहत आ गई। दूसरा उसने कहा कि बिलावल साहब ने 4 लाख रुपए टैक्स दिए हैं। अब उससे कहें वो कागज़ तो दिखाओ जिसमें 4 लाख रुपए कहाँ है, वो ज़रा दिखाते हैं 4 लाख रुपए टैक्स कहाँ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम एसेट्स, तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं और वो टैक्स भी अच्छा खासा देते हैं, 4 लाख नहीं देते हैं। मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान ने शायद 10 साल में जितना टैक्स दिया होगा बिलावल साहब ने 1 साल में दिया होगा। तो इमरान खान भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है, सियासी रहनुमा है, इससे बड़ा घर किसी का नहीं है, इससे महंगा घर किसी का नहीं है और कारोबार भी इसका कोई नहीं है। कारोबार भी कोई नहीं है। मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ कि यार कुछ ना बताओ, इमरान के टैक्स की तफसील ना बताओ, कुछ ना बताओ, इमरान खान का जरिया मौज बता दो। भाई मेरा टैक्स में जमा कराता हूँ ना, मैं लिखता हूँ भाई ये कुछ इधर से है, कुछ इधर से लिखता हूँ, कोई चीज़ दिखाता हूँ ना। इमरान खान का इतना 300 कनाल का घर है, उसका गैस का बिल है, उसका बिजली का बिल है, उसके नौकर चाकर, उसके और खर्चे हैं, होते होंगे ना। तो भाई जरिया मौज तो बता दो, इतनी जो तुम्हारे पास इतने अखराजात हैं गाड़ियों के इधर उधर के, वो कहाँ से आते हैं। दूसरी मैं समझता हूँ, मैं साथ साथ बात कर दूँ वो फिर रह जाएगी। देखिए मैं इस मौके पर ये भी समझना चाहता हूँ कि जो सूबा सिंध के लोगों के साथ और कराची के लोगों के साथ ख़ास तौर पे जो ज़्यादती के इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को कर रही है उसकी मजम्मत करती है। आरिफ नकवी कर रहा है। इसमें
इसमें देखें, कोरोना के माहौल में जब हर वो शख्स जिसको पॉजिटिव हो जाता है कोरोना, तो उसको पहली ताकीद क्या की जाती है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो और आप घर में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ। अब जब वो कमरे में बंद हो और 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो और 12-12 घंटे तक बिजली ना हो, आप मुझे बताइए कि वो मरीज़, वो पेशेंट किस तरह कमरे में बंद रह सकता है। और 2 रुपये जो इजाफा किया उसको भी ये के इलेक्ट्रिक एक तो वैसे बड़ा जुल्म है। इन गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी लोड शेडिंग, खैर इरानिया लोड शेडिंग, कराची में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है यार, तो खुदा का क्या, तो जुल्म है। और फिर उस पर कराची के शहरियों पर दूसरी मुसीबत कि कराची में जो बिजली पैदा करने वाला इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसको बिजली महंगी करने की इजाज़त दे दी गई है। एक आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरा आपने बिजली महंगी कर दी है। ये वफाकी हुकूमत, हमेशा ये बात रिकॉर्ड में रखें कि जब के इलेक्ट्रिक की बात आती थी ये कहते थे फरियाद टालपुर का शहर है, आसिफ जरदारी का शहर है। हम कह के थक गए कि भाई हमारा वास्ता नहीं है। वो रेहाम खान ने किताब लिखी तो उसने कहा कि इनके इलेक्शन के अखराजात जितने भी हुए थे उसका 2/3 67% जो खर्चा था इलेक्शन का, वो आरिफ नकवी साहब ने उठाया था, दोनों इलेक्शन का। और आरिफ नकवी साहब पर इस वक्त जो केस चल रहा है लंदन में, जो अमेरिका कह रहा है कि उसको हमारे हवाले कर दो, कि उसने अमेरिकन इन्वेस्टर्स में जो बिल गेट्स और मेलेना फाउंडेशन है उसमें वो भी मुतासिर में शामिल है। तो अरबों डॉलर उनके जो इन्वेस्ट करने थे उसके अंदर गड़बड़ की है उसने। अब ये सोचने की बात है बशीर मेमन को क्यों हटाया? जो इतने पैसे इनके इलेक्शन के अखराजात में एक शख्स ने दिए, उसने अगर कहीं कोई गड़बड़ की है, और ये भी बात रिकॉर्ड की है कि जब बरतानिया में उसको पकड़ा तो उसमें लिखवाते हैं कोई रेफरेंस का नंबर कि आपका रेफरेंस बताओ, नंबर बताओ। तो कहते हैं जी उसने इमरान खान का नाम लिखा और इमरान खान का नंबर लिखा कि ही इज़ माई रेफरेंस। तो इतने यकीन के साथ एक आदमी जिसने अरबों डॉलर का कोई गड़बड़ की हुई है, कोई इन्वेस्टर्स के पैसे मिसयूज़ किए हुए हैं जो पीटीआई के इलेक्शन के अखराजात पे लगाए हुए हैं, उस आदमी की के इलेक्ट्रिक है। तो जाहिर है कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन पे खर्चे हुए हों तो वो कैसे उनसे पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। दूसरी एक बात, आपको याद होगा जब ये जाली अकाउंट्स वाला केस चला तो आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाद टालपुर साहब इसलिए गिरफ्तार हुई कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में उन सो कॉल्ड जाली अकाउंट से कोई 3 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। उन ट्रांसफ़र्स को बुनियाद बना के इनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये आपने पढ़ी होगी ज़रूर। उसमें जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल है उसके अकाउंट्स में से जो अखराजात हुए हैं, उस अखराजात की फहरिस्त में इलेक्शन के दिनों में जो प्राइवेट जेट फराम करती है कंपनी किराए पर, उसको कई करोड़ रुपए अदा किए गए जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट में है। आप तो कहते थे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एयर टिकट था वो भी उस अकाउंट से आया था। भाई अगर शुगर कमीशन ये कह रहा है कि जहांगीर तरीन ने नाजायज़ पैसा बनाया है, तो नाजायज़ पैसा जिस पे खर्च किया है उससे सवाल नहीं होना चाहिए। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ कि इमरान खान ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में ये आया कि जहांगीर तरीन की शुगर मिल ने जो अखराजात किए उसके अंदर उस प्राइवेट कंपनी को जो किराए पे जहाज़ देती है उसको करोड़ों रुपए अदायगी की गई इलेक्शन के दिनों में। सवाल ये है कि वो जहाज़ किसने इस्तेमाल किया था? वो गलत पैसा जो पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकाला गया, जो बकौल इमरान खान के शुगर माफिया ने निकाला, उस शुगर माफिया के कमाए हुए पैसे से इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन में जहाज़ इस्तेमाल हुआ है, वो रिकॉर्ड पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी को तो बुला के पूछ लेता है कि भाई ये टिकट के पैसे इस अकाउंट से कैसे हुए थे, ये तुम्हारे जो पता नहीं वो लॉन्ड्री का जो बिल था वो इस अकाउंट से कैसे हुआ था। हम पूछ रहे हैं कि किराए के जहाज़ के पैसे जो इस अकाउंट से गए थे उसका सवाल क्यों नहीं होता वज़ीर आज़म से? ये दौरा मयार नैब का जो है वो नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उधर बलोच की जो जीआईटी है, आप बतौर हुकूमत उसकी कानूनी अस्तित्व को क्या समझते हैं? उस जीआईटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ जो है उधर बलोच के कहने पर हुई।
वक्त वज़ीर देखें- दाखिला पीपल्स पार्टी के तो देखिए पहली बात, मैं एक सवाल है वो ये है कि जो चलो उसे बलोच की जेआईटी का तो नाम नहीं है, लेकिन बाकी जो मोराई साहब वाली जेआईटी है उसमें तो ये लिखा हुआ है क्लियरली कि उन्होंने किसी आपके पास है कॉपी? किया, आपके पास है कॉपी? रिपोर्ट भी है। नहीं नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो ऑफिशियल कॉपी है निसार मोराई साहब की जेआईटी वो आपके पास है? आप उसमें यकीन से कह रहे हैं कि जो बातें लिखी उसमें हैं? मैं आपसे पूछना देखिए नहीं, लेकिन देखिए मैं आप अली ज़ैदी ना बनो ना, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ जी कि जो रिपोर्ट है मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑथेंटिक है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें जो चीज़ें हैं निसार मोराई साहब की जो जेआईटी में चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि वो ठीक है या ये भी फेक? मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि अली ज़ैदी ने असेंबली में एक लहराई जेआईटी पढ़ के सुनाई, लहर के सुनाई, हाँ ठीक है, चेक के सुनाई। जब ऑफिशियल जेआईटी आपने देखी तो क्या वो चीज़ें उसमें थी? नहीं है, झूठ बोला ना उसने। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल जेआईटी के अलावा भी कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बना है जो मार्केट में चल रहा है। आप अभी इंतज़ार कीजिए पीर के दिन जब फॉर्मली होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये जेआईटी आ जाएंगी, वो ऑथेंटिक होंगी, वो फॉर्मल होंगी, उसको आप निकाल लीजिएगा, उसमें जो चीज़ें होंगी उसका हमसे सवाल कर लीजिएगा आप। देखिए कानूनी हैसियत की मैं एक ज़रा उससे पहले कानूनी हैसियत की जहाँ तक बात है, देखिए जेआईटी उसी तरह की एक तहकीकात होती है जिस तरह पुलिस कोर्ट ये मत है किसी भी मुल्ज़िम से तहकीकात करती है, उसमें पुलिस करती है, इसमें मुख्तलिफ इदारे मिल के करते हैं। लेकिन इस जेआईटी की असल वक़्त उस वक्त होगी जब अदालत उसके ऊपर कोई फैसला सुना दे। केस तमाम ये आपके अदालत सामने में बैठे हैं ना कादिर पटेल, डॉक्टर आसिम को 462 अरब रुपए का बताया था ना कि उसकी प्रॉपर्टी 462 अरब रुपए की, किधर है वो? अगर तो जेआईटी सच्ची है और जेआईटी में जो कुछ कहा गया वो ठीक है, फिर तो डॉक्टर आसिम दुनिया का बेहतरीन आदमी है। इसमें एक इजाफा, और मुझ पर उस जेआईटी में इस जेआईटी में एक इल्ज़ाम है कि मैंने एक ऐसे क्रिमिनल का इलाज कराया है जिसने 31 कत्ल किए हैं, 31 पुलिस मुकाबले किए हैं और उसकी उम्र है 83 साल और वो अभी भी जो है ना पुलिस मुकाबले करता है वो। जेआईटी में ये भी लिखा है, शायद मुझे अब याद आ रहा है कि फरियाल टालपुर साहबा ने किसी दहशतगर्द का मेडिकल का जो बिल था उसमें डिस्काउंट कराया और उसका बिल था कोई 1800 रुपये। बताइएगा कि कराची के इलेक्ट्रिक के हवाले से काफ़ी परेशानी, इसका क्या मुस्तकिल है? बार बार ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि सिर्फ देखो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, ये हुकूमत सिंध का नहीं समझ लेना। मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई उसके बाद ये सारी बर्बादी शुरू हुई है। कुछ लोग इस पर मुतमईन होते हैं कि जी उन्होंने तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है भाई। अगर कुछ ऐसे इलाके, ऐसी आबादियाँ जहाँ से ये बिल अपने पूरे ले लेते हैं वहाँ ये लोड शेडिंग नहीं करते और उस इलाके के हिस्से की लोड शेडिंग उन इलाकों में ले गए जहाँ गरीब लोग रहते हैं, लोड शेडिंग तो ख़त्म नहीं हुई है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ 7.5 घंटे लोड शेडिंग, गर्मी सर्दी कुछ भी हर साल होती है, पूरे साल हो रही है, तो कहाँ से ख़त्म हुई है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है कि आप पाकिस्तान के शहरियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बुनियाद पर। तो के इलेक्ट्रिक अगर एक इलाके में लोड शेडिंग कर रही है 8 घंटे और एक इलाके में नहीं कर रही है तो लोड शेडिंग ख़त्म तो नहीं हुई है। आपने पिक एंड चूज़ किया हुआ है। तो अगर कोई गरीब आदमी बेचारा यकमुश्त बिल अदा नहीं कर सकता, वहाँ आपने 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की हुई है और वहाँ आज 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और लेकिन अगर कोई अमीर इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग आपने कम कर दी है इसलिए कि आपको बिल पूरे मिलते हैं, तो ये परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक को दोबारा से हुकूमत को टेक ओवर कर लेना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। और उसकी वजह है, देखिए फ़र्क है, हुकूमत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड चलाती है ना, लोग अगर पानी का बिल नहीं देते हैं तो हुकूमत पानी उनका बंद नहीं कर सकती है, इसलिए कि हुकूमत का काम पैसे कमाना नहीं है। अगर पानी की बुनियाद पर वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो फिर उसूल तो ये जो बिल नहीं देता उसको पानी मत दो। इसी तरह बिजली भी कोई ऐसी सहूलत अब नहीं, ज़रूरत है आपकी, बिजली ज़रूरत है, बिजली के बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए
बिजली अगर कोई प्राइवेट इदारा फराम करेगा तो उसका मकसद कमाना होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम इदारे जो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराम करते हैं वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके पीछे मुनाफा कमाने का पहलू ना हो। इसलिए मेरी राय तो ये है कि के इलेक्ट्रिक को दोबारा हुकूमत को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इसमें इजाफा ताकि करो। कुछ लोगों को एक प्राइवेट बिल कौमी असेंबली में जमा है, अगर अफीउल्लाह साहब हमने जमा कराया हुआ है, जिसको अभी तक लाया नहीं जा रहा। उस बिल में हमने ये कहा है कि अगर कोई एक शख्स पैसे नहीं देता तो आप पूरे एरिया की पीएमटी उठा के ले जाते हैं, ये गलत है। सिर्फ आप उसकी लाइन काटें, पूरा एरिया आप पीएम, उसको एक शख्स की सज़ा दूसरों को नहीं दी जा सकती। ये 1 साल से प्राइवेट मेंबर बिल हमारा जमा है, जिसको अभी तक ये हुकूमत नहीं लाती। क्यों? कि फिर नुकसान आरिफ नकवी को होगा। थैंक यू।